नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एग्रीकल्चर इन इंडिया के बारे में। ठीक है, तो इसमें आप लोग देखेंगे कि एक मिनट, इसको मैं थोड़ा थिन कर लेता हूँ। ठीक है, अभी तो आपने देखा कि इसके पहले वाले वीडियो में हमने टाइप ऑफ सॉइल इन इंडिया देखा था। ठीक है, जिसमें आपका एलुवियल सॉइल था, ब्लैक सॉइल था, रेड सॉइल था, लेटेराइट सॉइल था, वो सब हमने ऑलरेडी कवर कर रखा है। ठीक है, तो इसमें हम लोग अब उसमें उसी सॉइल में एग्रीकल्चर होता है, तो उसको हम लोग यहाँ पे कुछ उसके फैक्ट वगैरह देखेंगे। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक का डाटा है 2019 का कि जो 43% ऑफ इंडिया का पॉपुलेशन है वो जो है एग्रीकल्चर में एम्प्लॉयड है। ठीक है, और जो 21 और 22 का जो इकोनॉमिक सर्वे है वो हमको बताता है कि जो हमारा जीवी है, ग्रॉस वैल्यू एडेड, जो जीडीपी का एक आजकल की जगह आपको जीवी अगर आपको देखेंगे तो मिलेगा। उसमें बताया गया है कि जो जीवी है कंट्री का, इंक्लूडिंग द फिशरीज, फिशरीज सेक्टर को भी आप देखेंगे कि एग्रीकल्चर एंड अलाइड अलाइड सेक्टर में आप देखेंगे फॉरेस्ट्री और फिशरी, जो फॉरेस्ट प्रोड्यूस होते हैं उसको भी इसी में कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि लगभग 20% जो है ये जीवीए जो है कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और लगभग 45.27% आप देखेंगे कि टोटल एरिया जो है इंडिया का अंडर द कल्टीवेशन है। ठीक है, ग्रास लैंड जिसमें से 3.37 कंसिस्ट करता है। ठीक है, टोटल लैंड मास 2018-19 के हिसाब से। फॉरेस्ट कवर हमारा कितना है? फॉरेस्ट कवर हमारा देखेंगे आईएसएफआर की जो रिपोर्ट थी, आईएसएफआर की 2021 की जो रिपोर्ट थी, उसमें आप देखेंगे कि 21.71% जो है इसका टोटल एरिया है। ठीक है, और 5.51% 2016-17 के हिसाब से टोटल फिजिकल एरिया है बारेन लैंड और अनकल्टिवेटेड लैंड का। ठीक है, मतलब एक तरह से आप वो ये बोल सकते हैं कि ऊसर जमीन जो है बैरन लैंड है, जहाँ पे कोई कल्टीवेशन यानी खेती नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें एक फैक्ट दिया है कि जो इंडिया की पहली एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी है वो पंतनगर में, जब यूनाइटेड यूपी हुआ करता था, आजकल तो ये उत्तराखंड में है, लेकिन उसमें ये यूपी हुआ करता था। ठीक है, तो वो कब खुला था, इस्टेब्लिश कब किया गया था? तो 17 नवंबर 1960 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था। बाद में आप देखेंगे पंतनगर में। ठीक है, बाद में देखेंगे कि जो इस एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी का जो नाम है वो क्या कर दिया गया, गोविंद बल्लभ पंत यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। गोविंद बल्लभ पंत जो थे यूपी के पहले सीएम थे। ठीक है, तो इसकी वजह से उनका नाम पे ये कर दिया गया। ठीक है, फिर प्लानिंग कमीशन जो है आप देखेंगे कि इंडिया को जो एग्रीकल्चरल रीजन है एग्रो क्लाइमेट कंडीशन में इनको 15 रीजन में इसको बांटता है। ठीक है, बेस्ड ऑन द सॉइल, नेचर, क्लाइमेट, जियोग्राफिकल कंडीशंस, नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे। ठीक है, तो ये जब ये सब चीज़ें जब इसमें की गई तो इसमें आपको देखेंगे कि इंडिया को 20 एग्रीकल्चर ये एग्रो इकोलॉजिकल रीजन में बांटा गया। ठीक है, और 60 जो है सब रीजन्स बनाए गए। ठीक है, तो हमारा प्लानिंग कमीशन यानी नीति आयोग बोल सकते हैं, आज की डेट में नीति आयोग है, ये कितना बांट रहा है? ये आपका 15 में बांट रहा है। ठीक है, और जो हमारा सॉइल नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल है वो कितने में बांट रहा है? तो 20 में बांट रहा है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि अब कृषि में आप देखेंगे कि जो क्रॉप है उसको दो तीन भागों में मेनली बांटा जाता है। ठीक है, तो इसमें एक पहला है रबी क्रॉप। ठीक है, तो रबी क्रॉप आप देखेंगे जैसे ये हमारा ईयर है, तो यहाँ पे अगर आप जनवरी माने, यहाँ पे मार्च है, यहाँ पे जून है, यहाँ पे सितंबर अक्टूबर है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ के बीच में, सॉरी, यहाँ यहाँ पे लगभग इसकी बुआई होती है। ठीक है, और यहाँ पे लगभग इसको ला करके यहाँ पे इसकी हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। ठीक है, ये वही चीज़ बोल रहा है कि अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे इसको वो किया जाता है, और यहाँ पे हार्वेस्ट कब किया जाता है? तो मार्च अप्रैल के आसपास किया जाता है। लगभग पूरा सर्दी जो है इसमें चला जाता है, इसको हम लोग रबी क्रॉप बोलते हैं। तो रबी क्रॉप का क्या मतलब है? आपका सर्दियों वाला। ठीक है, आप देखेंगे गेहूँ आएगा, ठीक है, जौ वगैरह आएगा, गेहूँ, राम, पी, मस्टर्ड, पोटैटो, ये सब जो है रबी सीजन के क्रॉप हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे खरीफ सीजन की। ठीक है, तो उसमें जो बी है, दूसरा वाला जो पार्ट है वो है खरीफ। ठीक है, तो ऐसे हम लोग पहले ईयर बना लेते हैं। ये आपका जनवरी से मार्च है, ये आपका मार्च से अप्रैल से जून जून है,
और ये जुलाई अगस्त सितंबर है और ये अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे इसको सॉइल किया जा रहा है, ठीक है, जून जुलाई के आसपास यहाँ पे समवेयर धान वगैरह से, और अक्टूबर नवंबर में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे पैडी है, शुगर केन है, ऑयल सीड्स है, जॉवर है, मिलेट है, मैज है, सीजन है। आप देखेंगे ये जो शुगर केन है ये इतनी जल्दी होता नहीं, ठीक है। तो इसके लिए लगभग आपको 1 साल पूरा देना पड़ता है, ठीक है। इसकी बुआई आप देखेंगे यहाँ पे ही हो रही है, ठीक है, यहाँ पे। और ये पूरा साइकिल कंप्लीट करते हुए यहाँ पे इसकी हार्वेस्टिंग होती है। हार्वेस्टिंग सीजन खरीफ के साथ है, लेकिन बुआई इसकी रबी के साथ होती है, ठीक है। इसमें भले इसको खरीफ क्रॉप में डाला हुआ है, तो मुझे लग रहा है हार्वेस्टिंग के आधार पर इसको डाला हुआ, ठीक है। ऑयल सीड्स है, ज्वार है, मिलेट्स है, मेज है, पिजियन है, पीज है, ये सब जो है आपका खरीफ क्रॉप में आता है। फिर आप देखेंगे ककड़ी वगैरह सब्जी वगैरह का एक टाइम आता है जिसको हम लोग जायद क्रॉप बोलते हैं, ठीक है। और जो इसमें पीरियड बन रहा था जो रबी और खरीफ के बीच में जो लेफ्ट ओवर पीरियड था मार्च में, वो आप देखेंगे जून में आकर हार्वेस्ट होगा। इसमें आप देखेंगे वाटरमेलन, मेलन, कुकुम्बर, लेडी फिंगर, ये सब जो है जायद में आता है, ठीक है, जायद। तो 3 तरह की फसल होती है, ठीक है। तो इसमें अब आप देख रहे हैं कि इंडिया जो है सेकंड रहता है किसमें, व्हीट और राइस में, ठीक है, आफ्टर चाइना। ये 2021 का रिपोर्ट है, ठीक है। आपको ये लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ के जाना है जब भी इस तरह का जाता है, लेकिन ये भी मोर और लेस ज़्यादा चेंज होता नहीं है, तो इसलिए आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। और एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2022-23 के हिसाब से उत्तर प्रदेश जो है व्हीट में नंबर 1 है, ठीक है। तो व्हीट प्रोडक्शन में आज भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ठीक है। और चावल में कौन है, वेस्ट बंगाल नंबर 1 है, ठीक है, चावल में। तो इसमें एक चीज़ यहाँ पे नोट दिया हुआ है कि एग्रोमार्क जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्पॉन्सर करती है, ठीक है। और एग्रोमार्क जो होता है ये जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट होता है उसका एक मतलब स्टैंडर्ड, जो स्टैंडर्ड प्रोडक्ट होते हैं उस पर एग्रोमार्क दिया जाता है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि एक घर बनाया इन्होंने ऐसे, और यहाँ पे खेती कर रहे हैं, उसके साथ साथ ये पशुपालन भी करते हैं, ठीक है, पशुपालन भी करते हैं और खेती भी करते हैं, ठीक है। तो इन दोनों को जो एक साथ ही दोनों लोग करते हैं, अब इसके जो मान लीजिए जो प्रोड्यूस हैं खेत के, ये इसके खाना बनेंगे, और इसके जो मतलब जो इससे मिलती चीज़ें हैं वो खेती में यूज़ करते हैं, मैनवर के रूप में यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग मिक्स्ड फार्मिंग बोलते हैं, ठीक है, मिक्स्ड फार्मिंग। फार्मिंग का मतलब होता है खेती, तो मिक्स्ड फार्मिंग इसको बोला जाता है। अच्छा, एक मिक्स्ड क्रॉपिंग होता है। मिक्स्ड क्रॉपिंग का मतलब अलग होता है कि एक ही में 2 तरह के, जैसे गन्ना है तो आलू के साथ गन्ना बो दिया, तो इसको मिक्स्ड क्रॉपिंग बोलते हैं, ठीक है। तो इससे आपको ये टर्म को कंफ्यूज नहीं करना है, ठीक है। तो इसको मिक्स्ड फार्मिंग बोला जाता है, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि जो ग्रीन रिवोल्यूशन जो इंडिया में 60s के दशक में जो इंट्रोड्यूस किया गया, उसको जो है उसका क्रेडिट किसको जाता है, एम एस स्वामीनाथन को। अभी आपने देखा होगा कि पिछले साल एम एस स्वामीनाथन को हमने भारत रत्न भी दिया, ठीक है, भारत रत्न दिया। और फर्स्ट फेज ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कब कब से कब तक चला था, तो 1966 से 1981 तक चला, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन भी पूछ रहा है कि व्हाट इज द मिक्स फार्मिंग एंड हु इंट्रोड्यूस द ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया। तो ये आप जैसा कमेंट में आंसर इसका दे सकते हैं, ठीक है। और सेकेंड फेज कब हमने स्टार्ट किया, तो 81 से 95 था, ठीक है। और थर्ड फेज जो है 1995 से चल रहा है और अब तक चल ही रहा है, ठीक है। तो अगर ये फेज पूछता है तो फेज आपको बताना है, तो 1966 से 81 एक, और दूसरा 1981 से 1995, और 1995 से तीसरा चल रहा है, ठीक है। द क्रॉप दैट बेनिफिटेड मोस्ट फ्रॉम द ग्रीन रिवोल्यूशन इज वाज व्हीट। तो आप देखेंगे कि जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी वाला इलाका था, यहाँ पे जो है सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो है व्हीट सोइंग एरियाज हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है व्हीट के प्रोडक्शन में काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी देखा गया, ठीक है। तो इसीलिए आप यहाँ पे बोल रहा है कि जो सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट हुआ किसी का तो वो व्हीट को हुआ, ठीक है। सेकेंड सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसको हुआ, तो वो हुआ पैडी क्रॉप को, ठीक है। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है कि द मिशन ऑन द ऑयल सीड टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये कब इस्टेब्लिश किया गया, 1986 में इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है। और बाद में इसको कन्वर्ट किया गया नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड पॉम ऑयल, ठीक है, 2014 में, ठीक है। ताकि हम लोग ऑयल का प्रोडक्शन जो है ये इसको हम लोगों को नॉर्मली इम्पोर्ट करना पड़ता है, ठीक है, ये हमारी कंट्री में सफिशिएंट नहीं होता है, इसलिए इसको ये सब चीज़ें बनाई गई ताकि उसके प्रोडक्शन में और बाकी उसकी जो टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड टेक्नोलॉजी, उसमें बढ़ोतरी की जाती है। तो इंडिया रैंक फर्स्ट किस में आ रहा है, मैंगो करता है, बनाना करता है, जिंजर करता है और पपाया करता है, ठीक है। ये 2021 का डेटा है, ठीक है।
और सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है फ्रूट का, ठीक है। तो फ्रूट में सारे फ्रूट आ जाएंगे ऑल, तो ये सेकेंड लार्जेस्ट है, ठीक है। और वेजिटेबल्स में भी, ठीक है, आफ्टर चाइना। तो आप देख रहे हैं कि चाइना भी है, वीट और राइस में भी था, वीट और राइस में भी हमारा सेकेंड रैंक था। इसमें पहला रैंक किसका था, तो चाइना का। और यहाँ पे एक चीज़ दिखा रहा है कि जो इंडिया का सेकंड रैंक है किसमें, टोबैको में भी, टोबैको प्रोडक्शन में भी इंडिया का नंबर वन, सॉरी सेकंड स्थान है, ठीक है। कृष्णा गोदावरी डेल्टा, ठीक है। तो हमने जब ये ऐसे देखा था तो यहाँ से ऐसे गोदावरी जा रही थी और यहाँ से ऐसे करके कृष्णा जा रही थी। यहाँ पे जो डेल्टा है, डेल्टाई क्षेत्र है जो बे ऑफ बंगाल के आसपास बनता है, इसको राइस बॉल बोला जाता है, ठीक है, पूरे डेल्टा को, ठीक है। और स्टेट जो है जहाँ पे सबसे ज़्यादा राइस होता है उसको भी आप राइस बॉल बोल सकते हैं। स्टेट अगर किसी बोला जाए तो वो है वेस्ट बंगाल, ठीक है, वेस्ट बंगाल। कॉटन इज नोन एज वाइट गोल्ड, ठीक है। तो जो हमारा ब्लैक सॉइल था महाराष्ट्र के अंदर जो मेनली था, उसमें आप देखेंगे कि हम लोग ब्लैक सॉइल में क्या कर रहे थे प्रोड्यूस, तो कॉटन प्रोड्यूस कर रहे थे, ठीक है। तो उसको उसके इकोनॉमिक वैल्यूएशन की वजह से उसको वाइट गोल्ड बोला जाता है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश को जो है शुगर बॉल ऑफ इंडिया बोला जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शुगर का प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे शक्कर नगर है एक तेलंगाना में, ठीक है, शक्कर नगर तेलंगाना में, ये जो है शुगर प्रोडक्शन का मेन एरिया है, ठीक है। शुगर इंडस्ट्री जो है लार्जेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है, ठीक है। और ये किसके बाद है, टेक्सटाइल के। तो कॉटन टेक्सटाइल आपको जो महाराष्ट्र वाले इलाके में होता है जहाँ पे कॉटन, ये भी कि एग्रो बेस्ड प्रोड्यूस है कॉटन भी। उसके बाद जो है सेकेंड स्थान किसका आता है, तो शुगर का आता है, ठीक है। और एक यहाँ पे बुक का नाम दिया हुआ है कि ये हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर इन इंडिया, ठीक है। इसको किसने लिखा है, एम एस रंधावा ने लिखा, ठीक है। एम एस स्वामीनाथन अलग है, जो ग्रीन रिवोल्यूशन के जनक है, ठीक है, वो एम एस स्वामीनाथन है, और एम एस ये रंधावा साहब है, ठीक है। रेप सीड, मस्टर्ड, सीसम, लाइन सीड, सोयाबीन, सनफ्लावर, ये सब जो है ये ऑयल सीड है इंडिया के अंदर, ठीक है। ये सबसे तेल बनता है, ठीक है। और आप देखेंगे कि पीनट जो होता है, मूंगफली जिसको बोलते हैं, पीनट इज द मोस्ट सुटेबल क्रॉप फॉर ड्राई लैंड फार्मिंग, ठीक है। ड्राई लैंड में आप देखेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिंचाई वगैरह की जरूरत नहीं पड़ती है, उसके लिए जो है पीनट सबसे बेस्ट माना जाता है, ठीक है। पल्स हुआ, ग्राम हुआ, पी हुआ, मूंग हुआ, ये सब जो है ये एटमॉस्फेयर में आप देखेंगे। तो जैसे जो लेग्यूम्स प्रोडक्ट्स थे, ये देखेंगे कि जो दाल वाली प्रोडक्ट होती हैं, ये ज़मीन के अंदर जो है नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया वगैरह बनाती है, ठीक है। और राजमा जो है हालांकि दाल की कैटेगरी में आता है, लेकिन ये जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो है इसको फिक्स नहीं करता है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चार्ट दिया हुआ है मेजर एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन का, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि पहला जो ग्रीन रिवोल्यूशन है वो किसके लिए है, तो वो फूड ग्रेन्स के लिए है, ठीक है, फूड ग्रेन्स के लिए। सबसे ज़्यादा बेनिफिटेड कौन हुआ था, तो वीट हुआ था। सेकंड पे कौन हुआ था, तो राइस हुआ था, ठीक है, ये हो गया। अब गोल्डन रिवोल्यूशन किसको बोल रहा है, तो गोल्डन रिवोल्यूशन यहाँ पे फ्रूट्स वेजिटेबल्स को बोल रहा है। इसमें इंडिया की रैंकिंग क्या है, सेकंड है, आफ्टर के चीज़ के चाइना के, ठीक है, चाइना के। व्हाइट रिवोल्यूशन किसको बोला जाता है, मिल्क प्रोडक्शन को, ठीक है। इसके जनक कौन थे, तो इसको जिसके जीएस वर्गीस थे, ठीक है, कुरियन वर्गीस थे, ठीक है, जीएस वर्गीस नहीं, कुरियन वर्गीस थे, ठीक है। और ग्रीन रिवोल्यूशन के कौन थे, तो एम एस स्वामीनाथन थे, ठीक है। ग्रीन रिवोल्यूशन किसको बोला जाता है, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन, ठीक है। फर्टिलाइजर का प्रोडक्शन एक मतलब रिवोल्यूशनरी लेवल पे कोई भी चीज़ मतलब ज़्यादा संख्या में करना उसको रिवोल्यूशन बोला जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ब्लू रिवोल्यूशन है जिसमें फिशरीज, तो ब्लू इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि ये आप देखेंगे पानी होता है, पानी का कलर ब्लू होता है, तो उससे आप इसको अटैच कर सकते हैं, ठीक है। रेड रिवोल्यूशन, तो टोमेटो और मीट प्रोडक्शन में, ठीक है, मीट प्रोडक्शन और टोमेटो में रेड रिवोल्यूशन आता है। ब्लैक रिवोल्यूशन किसको बोला जाता है, पेट्रोलियम प्रोडक्शन में, ठीक है। पेट्रोल जो क्रूड ऑयल होता है वो ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। येलो रिवोल्यूशन किसको बोला जा रहा है, हम नॉर्मली देखेंगे सरसों वगैरह का तेल या जो भी ऑयल होता है वो येलो कलर का होता है, तो येलो रिवोल्यूशन से ऐड कर सकते हैं। पिंक रिवोल्यूशन, ठीक है। अब पिंक रिवोल्यूशन और यहाँ पे रेड रिवोल्यूशन दोनों में फर्क देखिएगा, ठीक है, बहुत मिलता जुलता है। लॉबस्टर मीट एक्सपोर्ट, यहाँ पे मीट एक्सपोर्ट की बात की जा रही है, और यहाँ पे रेड रिवोल्यूशन में मीट प्रोडक्शन की बात करिए, दोनों में फर्क है, ठीक है। अभी आप देख रहे हैं कि मीट प्रोडक्ट एक्सपोर्ट में इंडिया जो है अभी अराउंड सेकंड रैंक इसका है, ठीक है। बाकी ओनियन भी पिंक ही का होता है, तो ओनियन प्रोडक्शन भी इसका नाम, ठीक है। अमृत रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं, तो रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट जो है, रिवर लिंकिंग अमृत रिवोल्यूशन इसको बोलते हैं, ठीक है। सिल्वर रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं, तो एग प्रोडक्शन को, ठीक है, सिल्वर। एलमंड रिवोल्यूशन स्पाइसेस को, ठीक है। तो एलमंड देखने में तो आपका ये एलमंड किसको बोलते हैं, तो इसको बादाम को बोलते हैं,
लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ये जो है स्पाइस प्रोडक्शन के लिए है, ठीक है। राउंड रिवोल्यूशन किसको बोलते हैं? राउंड रिवोल्यूशन पोटैटो के लिए, पोटैटो राउंड राउंड होता है ना, तो इसको आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग आगे चलेंगे और मेथड ऑफ एग्रीकल्चर यहाँ पे दिया हुआ, ठीक है। अलग अलग तरीके से एग्रीकल्चरल वगैरह होता है और उसमें क्या प्रोडक्शन होता है उसका भी एक अलग अलग डिपार्टमेंट, जैसे हाइड्रोपोनिक्स है, ठीक है। हाइड्रोपोनिक्स में आप देखेंगे कि ग्रोइंग ऑफ द प्लांट इन वाटर, ठीक है। हाइड्रो का मतलब वाटर होता है और सॉइल फ्री होता है, ठीक है। सॉइल से ही तो आप देखेंगे पौधों को पानी वगैरह मिलता है और जो भी उनको सपोर्ट वगैरह चाहिए होता है वो सॉइल से मिलता है। लेकिन अगर वो आप प्रोवाइड कर दें आर्टिफिशियली तो सॉइल की जरूरत नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे हाइड्रोपोनिक्स दिया हुआ, ठीक है। पोमो कल्चर किसको बोलते हैं? पोमो कल्चर फूड प्रोडक्शन को, ठीक है। फ्रूट प्रोडक्शन को पोमो कल्चर बोला जाता है, ठीक है। ओलेरी कल्चर आप देखेंगे वेजिटेबल प्रोडक्शन को बोला जाता है, ठीक है। हॉर्टिकल्चर में गार्डनिंग आती है, ठीक है, गार्डनिंग आती है। विटीकल्चर में ग्रेप्स आता है, ठीक है। विटीकल्चर में आपका ग्रेप्स आएगा। इसी कल्चर में फिश आएगा। सेरीकल्चर में सिल्क वॉर्म आएगा, ठीक है। सिल्क वगैरह के प्रोड्यूस ये आसाम वगैरह में, कर्नाटका वगैरह में ज़्यादा होते हैं। एपीकल्चर किसको बोलते हैं? बी कीपिंग, ठीक है। मधु शहद वगैरह, शहद, ठीक है। फ्लोरिकल्चर में आप देखेंगे फ्लावर प्रोडक्शन है, ठीक है। फ्लोरी मतलब फ्लावर। हॉर्टी और इसमें आपका थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। हॉर्टी में आप देखेंगे गार्डनिंग है, ठीक है। और फ्लोरिकल्चर में क्या है? फ्लावर प्रोडक्शन, ठीक है। वर्मी कल्चर में अर्थ वॉर्म, ठीक है, प्रोडक्शन है, ठीक है। अब एग्रीकल्चर में आप देखेंगे कुछ एक डेटा है जो 21-22 का डेटा है, ठीक है। लीडिंग स्टेट इन प्रोडक्शन, अब किस में क्या प्रोडक्शन ज़्यादा हो उसका एक हम लोग एक मोटा मोटा लिस्ट देख लेते हैं। ये देखेंगे कि मोटा मतलब हालांकि इसको तो आपको करंट में देख करके जाना होता है, लेकिन ये मोटा मोटी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं होते हैं इसमें, ठीक है। जैसे पोटैटो है तो आज भी पोटैटो में उत्तर प्रदेश नंबर 1 है, ठीक। फिर सेकेंड स्थान पे वेस्ट बंगाल है, फिर बिहार है, ठीक है। यूनियन में आप देखेंगे सबसे नंबर 1 पे महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर कर्नाटक है, ठीक है। कोकोनट में नंबर 1 पे कर्नाटका है, फिर तमिलनाडु है, फिर केरला है, ठीक है। कैस्यू में आप देखेंगे महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और उड़ीसा है, ठीक है। टोबैको में गुजरात है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, ठीक है। अब हॉर्टिकल्चर डेटा में आप देख लेते हैं टोटल फ्रूट सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, तो ये आंध्रा में होता है, फिर महाराष्ट्र, फिर यूपी है। टोटल वेजिटेबल कहाँ होता है, तो यूपी में। ये आज भी रेलिवेंट डेटा है, आज भी यही होता है, ठीक है। वेस्ट बंगाल है, मध्य प्रदेश है। स्पाइसेस में मध्य प्रदेश नंबर 1 है, राजस्थान है, फिर गुजरात है, ठीक है। क्रॉप में देख लेते हैं तो राइस में नंबर 1 पे वेस्ट बंगाल है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सेकंड पे है, थर्ड पे पंजाब है, ठीक है। वीट में भी उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है और अभी शायद मध्य प्रदेश हो गया है, तो ये ठीक ही लिखा हुआ है, ठीक है। मध्य प्रदेश पंजाब में ये करंट वाला देख के जाएंगे, ठीक है। मेज़ में आप देखेंगे कि मेज़ में कौन सा है, तो कर्नाटका नंबर 1 पे है, महाराष्ट्र मध्य प्रदेश सेकंड पे है और महाराष्ट्र थर्ड पे है, ठीक है। टोटल कोर्स ग्रेन जो है वो कहाँ पे है, वो कितना वो सॉरी, टोटल कोर्स ग्रेन में नंबर 1 पे आपको देखेंगे कि कर्नाटका है, फिर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, ठीक है। ग्राम में यानी चना में आप देखेंगे महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान है तीसरे पे। तो आपको 1 2 3 रैंकिंग से ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। देखेंगे यहाँ पे अरहर दाल, तुर बोलते हैं उसको, तुर दाल बोलते हैं। ये इसमें जो है नंबर 1 महाराष्ट्र है, फिर कर्नाटका है, फिर उत्तर प्रदेश है, ठीक है। टोटल पल्सेस में आप देखेंगे महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है, फिर महाराष्ट्र है, फिर मध्य प्रदेश था पहले पे। टोटल फूड ग्रेन में आप देखेंगे नंबर 1 पे मध्य प्रदेश है, फिर महाराष्ट्र है, फिर राजस्थान है। ऑयल सीड्स के बारे में देख लेते हैं तो ग्राउंड नेट में नंबर 1 पे आपका गुजरात है, फिर राजस्थान है, फिर तमिलनाडु है। रेप सीड्स और मस्टर्ड ऑयल में कौन है नंबर 1 पे? राजस्थान है, फिर मध्य प्रदेश है, फिर हरियाणा है। सोयाबीन में महाराष्ट्र है नंबर 1 पे, फिर मध्य प्रदेश है। ये शायद रैंकिंग चेंज हुई है, ये शायद नंबर 1 पे आ गया है और ये आपका राजस्थान है थर्ड पे। सनफ्लावर में कर्नाटका, तेलंगाना, उड़ीसा, ठीक है। टोटल ऑयल सीड में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, ठीक है। अदर कैश क्रॉप में देख लेते हैं। शुगर केन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पे है, ठीक है। सेकंड पे महाराष्ट्र है, थर्ड पे कर्नाटका है। यहाँ पे आपको एक चीज़ ध्यान देने की जरूरत है, जो एरिया पर यूनिट एरिया जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश के अंदर, मैं सॉरी महाराष्ट्र के अंदर है। टोटल प्रोडक्शन जो है वो उत्तर प्रदेश का ज़्यादा है, मतलब ये ज़्यादा एरिया में उत्तर प्रदेश वाले बोलते हैं, ठीक है। उस हिसाब से अगर देखा जाए पर यूनिट प्रोडक्शन वो उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र से कम है, ठीक है। तो वो क्वेश्चन का नेचर देख करके आपको आंसर करना होगा, ठीक है। कॉटन में देख लेते हैं, सबसे नंबर 1 पे गुजरात है, फिर महाराष्ट्र है, फिर आपका तेलंगाना है, ठीक है। जूट एंड मेस्टा वेस्ट बंगाल, असम, बिहार और यहाँ पे आप एक चीज़ उड़ीसा भी है, ठीक है। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट एक हमारा नया चैप्टर है, उसमें है आपका इरिगेशन। आपने बुआई कर ली, अब आपको क्या जरूरत पड़ेगा? इरिगेशन का और मल्टी पर्पज़ प्रोडक्ट का।
प्रोजेक्ट का, ठीक है। तो इसमें आप एक चीज़ देखेंगे, जो हमारे हाइड्रो प्रोजेक्ट होते हैं, आजकल एनर्जी का इंडिया के अंदर डेफिसिट है, ठीक है। अभी 100% बिजली वगैरह सब जगह मिली नहीं है, ठीक। तो इसमें आप या तो पावर प्लांट लगाइए, या फिर जितना हो सके हाइड्रो को, जो रेन्यूएबल एनर्जी के अंदर भी आता है, हाइड्रो पावर को यूज़ कर लीजिए, ठीक है। तो इससे दो फायदे होते हैं, एक तो हाइड्रो में पावर भी बन जाता है और हमारा सिंचाई वगैरह के लिए यूज़ हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, और इस पर गवर्नमेंट जो है काफ़ी ध्यान भी दे रही है, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि 3 तरह के जो है प्रोडक्ट होते हैं। पहला माइनर इरिगेशन प्रोडक्ट, फिर मीडियम, फिर मेजर, ठीक है। तो पहले माइनर को ही देख लेते हैं। तो माइनर इरिगेशन प्रोजेक्ट में क्या रहता है कि जो प्रोजेक्टेबल एरिया रहती है वो 2000 एकड़ से कम रहता है, छोटे छोटे बांध वगैरह टाइप के बनाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें आप देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द इरिगेशन इज डन बाय द स्मॉल इरिगेशन, लोकल लेवल पे छोटी छोटी चीज़ें बना करके, नहर वगैरह बना करके ये सब की जाती है, ठीक है। तो इसमें जो आप देखेंगे, वेल है, ट्यूबवेल है, डीजल पंप है, पॉन्ड है, ड्रिप इरिगेशन है, ये सब जो है छोटे लेवल पे 2000 एकड़ के तक के इसमें किए जाते हैं। मीडियम प्रोजेक्ट में क्या आता है, जहाँ पे 10,000 एकड़ तक का टारगेट रहता है, 2000 से 10,000 एकड़ तक का टारगेट रहता है, ठीक है। तो इसमें जो है कैनाल्स वगैरह का यूज़ किया जाता है, प्राइमरी मीन्स ऑफ दिस मीडियम, ठीक है। अब मेजर की बात कर लेते हैं, तो मेजर में आप देखेंगे कि बहुत लार्ज एरिया लिया जाता है, स्टेट लेवल पे का एरिया लिया जाता है, ठीक है। तो जो इरिगेशन प्रोजेक्ट है, जो 10,000 से ज़्यादा हेक्टेयर एरेबल लैंड के लिए यूज़ किए जाते हैं, और इसमें जो है 38% जो इंडिया का इरिगेशन है, ये जो है मेजर बाय कवर कौन कौन करता है, तो मेजर और मीडियम प्रोजेक्ट करते हैं, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जो हाईएस्ट नेट एरिया अंडर इरिगेशन है, ठीक है। इरिगेशन के अंदर सबसे ज़्यादा एरिया किसका है, तो यूपी का है, ठीक है। और 2018 का जो स्टैटिस्टिकल ईयर बुक है, उसमें बताया गया है कि सबसे ज़्यादा जो इरिगेशन होता है इंडिया के अंदर, वो किससे होता है, तो ट्यूबवेल का होता है। उत्तर प्रदेश में ट्यूबवेल जो है नंबर 1 पे है, सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से ही यहाँ पे होता है। और द गारलैंड कैनाल सिस्टम इन इंडिया इज प्रपोज बाई, कौन प्रपोज किया था, गारलैंड कैनाल सिस्टम को, सॉरी, कैनाल मतलब नहर, तो कैप्टन विंसो जे डस्टूर, ठीक है। इन पेनिनसुलर इंडिया मतलब वो नीचे वाला, ये वाला हिस्सा, यहाँ पे मेजरली इरिगेशन किससे होता है, पॉन्ड से होता है। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो है ये ऐसे मानसून से बारिश वगैरह भी काफ़ी होती है, ठीक है। स्पेशली बंगाल वगैरह में आप देखेंगे, जहाँ पे पॉन्ड से काफ़ी सिंचाइयाँ वगैरह होती है, बारिश भी होता है वहाँ पे, ठीक है। तो पॉन्ड से भी सिंचाई होता है, ठीक है। और इंडिया के अंदर 47.79 जो एरेबल लैंड है वो किससे होता है, ट्यूबवेल से होता है। और 22.5% जो है ये होता है कैनाल। तमिलनाडु के अंदर पॉन्ड्स जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को आपको मिलता है। टेहरी प्रोजेक्ट जो है ये आपका भागीरथी नदी पे है। टेहरी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट जो है ये अपस्ट्रीम ऑफ भागीरथी एंड भिलांगना, ठीक है। भिलांगना नदी के ये उत्तराखंड में है, और ये काफ़ी हाइट पे है, ठीक है। टेहरी डिस्ट्रिक्ट काफ़ी हाइट पे ये प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, ठीक है। तो ये वहाँ पे हो गया। अब हम लोग मेजर देखेंगे, एक्चुअली क्वेश्चन तो यहाँ से बनता है, ठीक है। क्वेश्चन तो यहाँ पे सीधे सीधे नाम पूछेगा और किस नदी पे है, इस तरह से इसको आपको बताना रहेगा, ठीक है। तो सबसे पहला हम लोग देख लेते हैं भाखड़ा नंगल, ये किस नदी पे है, तो ये सतलज पे है, ठीक है। और इसमें जो है रिलेटेड, मतलब एक तो आपको याद ये ध्यान रखना है कि कहाँ पे है, तो ये पहली बात तो पंजाब में है, ठीक है। और कौन कौन सी टेरिटरी जो है इससे लाभान्वित होती है वो देखना है। तो पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ से ही आप देखेंगे इरीगेशन, ये चारों स्टेट मतलब यहाँ से इनको फायदा मिलता है। 20 ब्यास पे पोंग डैम है, ब्यास नदी पे है, ठीक है। ब्यास नदी पे इससे कौन कौन होता है फायदेमंद, तो राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, सेम सारे हैं, क्योंकि ब्यास नदी भी पंजाब में ही बहती है, ठीक है। इंदिरा गांधी कैनाल आप देखेंगे, ये जो है सतलज नदी और ये दोनों का है कॉन्फ्लुएंस जो है, ब्यास और सतलज नदी का, यहाँ से ये निकाला गया है और पूरा ये राजस्थान तक आता है, ठीक है। इसमें आप देखेंगे राजस्थान, हरियाणा और पंजाब, ये नदी नहर जो है यहाँ तक आती है। चंबल नदी पे चंबल है, इससे जो है मध्य प्रदेश और राजस्थान में होता है। दामोदर वैली जो है दामोदर नदी पे है, इससे वेस्ट बंगाल और झारखंड होता है, ठीक है। हीराकुद डैम वन ऑफ द इंडियाज लार्जेस्ट महानदी पे है, और ये यहाँ से आप जो है उड़ीसा मेजरली लाभान्वित होता है, ठीक है। मयूराक्षी नदी पे है, वेस्ट बंगाल और झारखंड होता है। कोसी नदी पे है, बिहार और नेपाल इससे लाभान्वित होता है। तो ये मेनली जो है आप देखेंगे कि फ्लड कंट्रोल का भी इसमें फ़ायदा होता है, ठीक है। हालांकि जब पानी यहाँ से छोड़ा जाता है तो फ्लड भी इसी की वजह से भी होता है। तुंगभद्रा नदी पे है, और तुंगभद्रा जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और इससे जो है कर्नाटका और तेलंगाना
से लाभान्वित होते हैं, ठीक है। और नागार्जुना सागर ये किस पे है, ये कृष्णा नदी पे। तो इसकी जो है कृष्णा नदी की ट्रिब्यूटरी ये है। इससे कौन कौन राज्य होता है फायदे में, तो इससे होता है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, ठीक है। गंडक, गंडक रिवर आप देखेंगे जो यूपी बिहार के कुशीनगर से होते हैं, यूपी बिहार का जो बॉर्डर बनाती है, तो बिहार और नेपाल के लिए वो होता है। फरक्का, जहाँ से आप देखेंगे कि हुगली और ऐसे पद्मा जो है दोनों अलग अलग होती है, ठीक है, फरक्का बैरेज। वो गंजेज नदी पे है, भागीरथी नदी बोल सकते हैं उसको, वो वेस्ट बंगाल में, ठीक। काकरापार तापी नदी पे है गुजरात में, ठीक है। तावा, तावा नदी मध्य प्रदेश। उकाई नदी तापी नदी पे ही है, और यहाँ पे ये क्या नाम है, गुजरात में है, ठीक है। मालप्रभा कर्नाटक के अंदर है। ये मालप्रभा जो है ये आप देखेंगे ये कृष्णा नदी की सहायक नदी, ठीक है। पोचमपदु श्री रामनगर, ठीक है, ये आपका गोदावरी नदी पे है। ये जो पोचमपदु जो है जगह है, ये गोदावरी नदी और ये इसमें तेलंगाना आता है, ठीक है। बगलिहार, ये इंपॉर्टेंट है बगलिहार, ठीक है। दुलहस्ती था किस पे, और झेलम पे। या बगलिहार है आपका चेनाब पे, जम्मू कश्मीर में है। और सरदार सरोवर नर्मदा नदी पे है, इससे जो है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र सभी होते हैं, ठीक है। तिलैया बांध बराकर नदी पे है झारखंड। दुलहस्ती चेनाब पे है। अच्छा, दुलहस्ती भी चेनाब पे ही है, ठीक है। दुलहस्ती मैंने वहाँ पे बोल दिया था झेलम नदी पे है, तुलबुल झेलम पे है, ठीक है। तुलबुल, ये ध्यान रखना। तीनों दुलहस्ती आपका चेनाब पे है, ठीक है। और बगलिहार भी आपका चेनाब पे है, ठीक है। और तुलबुल प्रोजेक्ट जो है ये झेलम नदी पे है, ठीक है। इससे सब जम्मू कश्मीर में ही है, ठीक है। श्रीहंद कैनाल, ठीक है, ये आपका पंजाब में है, सतलज नदी पे है। जवाहर सागर जो है ये आपका चंबल नदी पे है, और ये राजस्थान के अंदर है। राणा प्रताप भी चंबल के अंदर है, राजस्थान पे है, ठीक है। गांधी सागर चंबल पे है, और ये लेकिन आपका मध्य प्रदेश में है, ठीक है। शिव समुद्रम फॉल भी हमने देखा था, कावेरी नदी पे है, कर्नाटका। और वैन सागर सोन नदी पे है, इससे बिहार, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश होता है। इसी की एक नदी है, इसी सोन नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, इसको रिहंद बोलते हैं। तो रिहंद प्रोजेक्ट जो है आप देखेंगे उत्तर प्रदेश के अंदर है, ठीक है। पंचेत डैम दामोदर नदी पे है, ये झारखंड और वेस्ट बंगाल को। श्रावती, श्रावती नदी पे है कर्नाटक। इसी पे है देखेंगे जोग फॉल जो है आपका, महात्मा गांधी सागर फॉल भी बोलते हैं, वो भी है। हसदेव बैंगो जो है, ये हसदेव जंगल आप देखेंगे, हसदेव जंगल तो काफ़ी चर्चा में था अभी आजकल। ये छत्तीसगढ़ में, ये हसदेव नदी है एक, ठीक है, वो जो जंगल से बह से होके जाती है, ठीक है। शारदा सहायक, शारदा गोमती, ये सब है, ये सब उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। तो ये सब हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट देख रहे हैं। मल्टीपर्पज़ का इसलिए मतलब होता है कि उससे पावर भी होता है, इरिगेशन भी होता है, वाटर कंट्रोल भी होता है, तो इसलिए इसको हम लोग मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट बोलते हैं, ठीक है। मचकुंड, मचकुंड आप देखेंगे मचकुंड नदी पे है, उड़ीसा के अंदर है, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के इससे होता है। कंसावती, कंसावती जो है मध्य वेस्ट बंगाल में। जायकवाड़ी गोदावरी नदी पे महाराष्ट्र के अंदर। भद्रा, भद्रा भद्रा नदी पे है, और ये कर्नाटक के अंदर। भीमा, पवाना और कृष्णा नदी पे है भीमा। भीमा नदी है एक, ये आप देखेंगे कृष्णा नदी की सहायक नदी है, और ये महाराष्ट्र के अंदर है, ठीक है। घाट प्रभा, ये भी कृष्णा नदी की सहायक है, और यहाँ पे कर्नाटक के अंदर। रिहंद, हमने अभी बात की थी रिहंद, इसी पे जो है गोविंद पल्लव पंत सागर, एक आर्टिफिशियल जो है इंडिया की सबसे बड़ा आर्टिफिशियल लेक बनाया गया, ठीक है। ये आपको मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर देखने को मिलेगा, रेणुकूट जगह है वहाँ पे, ठीक है। माता दीला बांध, ये बेतवा नदी पे, इसमें उत्तर प्रदेश। और इसी को आप देखेंगे आजकल रानी झांसी भी बोला जा रहा है, ठीक है। रामगंगा उत्तर प्रदेश में है। ये रामगंगा जो है ये आपका कन्नौज के अंदर जाकर के गंगा में मिलती है, ठीक है। उसी के ऊपर ये रामगंगा का प्रोजेक्ट है, और ये उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। टिहरी डैम भागीरथी हमने ऊपर बात की थी, ये उत्तराखंड के अंदर है, ठीक है। ये वन ऑफ द इंडियाज हाईएस्ट डैम है, ठीक है। टिहरी काफ़ी ऊंचाई पे इडुक्की पेरियार में है, केरला, ठीक है। तो ये जो है इस तरह के कभी कभी मिलान के लिए भी क्वेश्चन आता है, और ये सीधा सीधा पूछता है कि कौन सा मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट, कौन सा डैम कहाँ पे है, किस स्टेट में है, और उससे कौन सा स्टेट लाभान्वित होता है, इस तरह की चीज़ें हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऐसे लिखी हुई है मेजर हिल सिटी जो है इंडिया के अंदर, कुछ हिल सिटीज़ है, ठीक। तो उनका जो है यहाँ पे हाइट दिया हुआ कि कितनी हाइट में, जैसे रांची है, तो रांची को तो हिल सिटी बोलने का कोई मतलब, लेकिन 652 इसका एल्टीट्यूड है। तो ये आप देखेंगे कि ये समुद्र से लिया जाता है, ठीक है। समुद्र से जब लेगा तो कुछ हाइट तो मिल ही जाएगा, ठीक है। रानीखेत उत्तराखंड में है, 1869। लैंसडाउन 1706 उत्तराखंड के अंदर है। डलहौजी 2036 है, हिमाचल प्रदेश में है। मसूरी 2005
एल्टीट्यूड है इसका, ये उत्तराखंड के अंदर है। गढ़मुक्तेश्वर ये भी उत्तराखंड में है, ये आपको उत्तराखंड में देखने को मिलेगा, 2171 है। 2084 नैनीताल उत्तराखंड में है। कसौली 1951 है, ये आपका हिमाचल प्रदेश में है। कुन्नूर कुन्नूर आपको 1858 मिलेगा, ये आपको तमिलनाडु में मिलेगा। गैंगटोक 1650 मिलेगा, ये आपका सिक्किम में मिलेगा। ठीक है, मनाली 2050 हिमाचल प्रदेश के अंदर मिलेगा। गुलमर्ग तो गुलमर्ग आपका 2653, ये आपका जम्मू कश्मीर में मिलेगा। ठीक है, और ऊटी 2240, ये आपका तमिलनाडु में मिलेगा। ठीक है, पहलगाम। तो एक चीज़ यहाँ पे ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये सी लेवल से इसका नहीं है, सी लेवल से तो ये सब जो हाइट है पहलगाम वगैरह का ये बहुत ज़्यादा होगा। ये एल्टीट्यूड लिया है, मुझे लग रहा है वहाँ प्लेन से जो है उससे इसका एल्टीट्यूड लिया है। दार्जिलिंग 2045 है, ये आपका वेस्ट बंगाल से। कोडाईकनाल तमिलनाडु में है। कोडाईकनाल आप देखेंगे कि ये आपका नीलगिरी हिल्स के आसपास आपको देखने को। ठीक है, श्रीनगर 1730 है, जम्मू कश्मीर में है। भोवाली भोवाली 1706 उत्तराखंड में है। अल्मोड़ा 1650 उत्तराखंड में है। शिलोंग 1491 है, मेघालय के अंदर है। नंदी हिल्स 1478 मीटर है और ये कर्नाटका के अंदर है। एरकाडू 1515 तमिलनाडु में है। महाबलेश्वर 1371 महाराष्ट्र के अंदर है। यहीं से जो है कृष्णा नदी निकलती है। ठीक है, कलिंगपोंग 1250 में ही वेस्ट बंगाल में। ये देखिए कलिंगपोंग जो है ये सिलीगुड़ी और गैंगटोक के बीच में है, लेकिन ये आता है यहाँ पे वेस्ट बंगाल के अंदर। ठीक है, सिलीगुड़ी भी वेस्ट बंगाल के अंदर आता है, लेकिन गैंगटोक जो है वो सिक्किम का पार्ट होता है। पंचगनी 1305 किलोमीटर, सॉरी 5 मीटर हाइट है और ये महाराष्ट्र के अंदर आता है। मन्नार आप तमिलनाडु केरला वगैरह चले जाइए, मन्नार गल्फ ऑफ मन्नार है ना, वहाँ से देख लीजिए। पचमरही आपको मिलेगा 1100। पचमरही एक नेशनल पार्क भी है, ये आपका मध्य प्रदेश के अंदर मिलेगा। केमन्नगुंडी ये आपको 1434 से आपको कर्नाटक के अंदर। मंडी मंडी हाउस मंडी डिस्ट्रिक्ट है, हिमाचल प्रदेश में मिलेगा। लोनावाला 622 और खंडाला आपको 622 महाराष्ट्र के अंदर मिलेगा। ठीक है, तो ये सब मेजर सिटीज़ थे जो जिनकी हाइट दी हुई है। ठीक है, हाइट मतलब एल्टीट्यूड दिया हुआ। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिनरल रिसोर्सेज इन इंडिया देखेंगे। ठीक है, कहाँ कहाँ पे हमारा मिनरल्स वगैरह मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने खेती की बात कर ली, अब हम लोग मिनरल रिसोर्सेज देखेंगे। तो मेनली जो है प्लेटूज रीजन है जहाँ पे मिनरल्स वगैरह ज़्यादा मिलते हैं, वहाँ पे होंगे, तो उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।